शिवसेना के पिछले स्थापना दिवस से लेकर स्थापना दिवस तक काफी कुछ बदल चुका है। बाल ठाकरे के सियासी वारिस उद्धव ठाकरे पार्टी और सत्ता दोनों गंवा चुके हैं। शिवसेना दो भाग में विभाजित हो चुकी है। पिछले स्थापना दिवस से इस बार के स्थापना दिवस तक एक साल में शिवसेना कितनी बदल गई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 19 जून 1966 को अस्तित्व में आई शिवसेना के स्थापना दिवस को लेकर आज महाराष्ट्र में अलग ही सियासी मूड नजर आ रहा है। शिवसेना के पिछले साल के अब तक पार्टी अध्यक्ष मुख्यमंत्री गठबंधन पिछले एक साल में कितना कुछ बदल चुका है। स्थापना दिवस के अगले दिन शुरू हुई बगावत ने शिवसेना को उस अंजाम तक पहुंचा दिया जहां से पार्टी दो भाग में बढ़ चुकी है। आइए जानते हैं एक साल में क्या कुछ बदल गया। एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना का नाम निशान अब रह गया है। एकनाथ शिंदे गुट के पास 2019 में जीत कर आए शिवसेना के कुल 55 में से 40 विधायकों का समर्थन है। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास 15 विधायकों का समर्थन है। शिवसेना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा में शिवसेना के लिए आवंटित कक्ष एकनाथ शिंदे गुट को मिल गए हैं। शिवसेना के मुख्य कार्यालय सेना भवन समेत पार्टी के अन्य सभी कार्यालय शिवसेना के पास है। शिवसेना का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 15 राज्यों में संगठन था। इन 15 में से 12 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन शिंदे गुट के साथ है। शिवसेना का स्थापना दिवस उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही मना रहे हैं, लेकिन तस्वीर पिछले साल से बिल्कुल अलग है। दोनों नेता पिछले साल जहां एक साथ एक मंच पर थे, वहीं इस बार अलग अलग है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसे भारत सरकार ने हाल ही में आतंकी घोषित किया था। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इंडिया की वांटेड लिस्ट में था शामिल। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया था। हाल ही में भारत सरकार ने 41 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी। उसमें हरदीप निज्जर का नाम शामिल था। जानकारी के मुताबिक हरदीप निज्जर को गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में गोली मारी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वह कनाडा के सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था। वह पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था। फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियां कनाडा की जांच एजेंसियों से इस वारदात के बारे में जानकारी जुटा रही है। भारत में जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान विदेशों में भारतीय दूतावासों के बाहर खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकियों ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में एनआईए ने भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक वह पिछले कई सालों से कनाडा रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले एक साल में इसलिए और भी ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन गया था, क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाना शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। मौजूदा वित्त वर्ष के 3 महीनों में ही सरकार का खजाना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से जमकर भरा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले टैक्स कलेक्शन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 3 महीने में जमकर भरा सरकार का खजाना। टैक्स कलेक्शन में कितना आया जोरदार उछाल। वित्त वर्ष 2023-24 के 1 अप्रैल से 17 जून के बीच भारत के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस दौरान भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.18% बढ़कर 3,79,760 करोड़ रुपए हो गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3,41,568 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रोस कलेक्शन पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 3,71,982 करोड़ रुपए की तुलना में 4,19,338 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें 12.73% की बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस कलेक्शन में 1,87,311 करोड़ रुपए का सीआईटी और एसटीटी सहित 2,31,391 करोड़ रुपए का पीआईटी शामिल है। रिफंड राशि 17 जून तक 39,578 करोड़ रुपए रही। ये पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30% ज्यादा है। सरकार ने काले धन पर टास्क फोर्स बनाने और इनकम टैक्स की नई साइट बनाने पर कई बड़े सुधार कार्य किए हैं।
इन सब से टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़ाया गया है और सरकार की झोली में मोटी रकम बतौर टैक्स आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत सरकार की ओर से साल 2021 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले गीता प्रेस ने पहले कभी कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया था। क्या है मामला, आइए जानते हैं। यूपी के गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। प्रेस के ट्रस्टी और मैनेजर ने इस पुरस्कार के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है, लेकिन गीता प्रेस के बोर्ड ने तय किया है कि वो पुरस्कार की धनराशि स्वीकार नहीं करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की बोर्ड मीटिंग में तय हुआ है कि इस बार परंपरा को तोड़ते हुए सम्मान स्वीकार किया जाएगा, लेकिन पुरस्कार के साथ मिलने वाली धनराशि नहीं ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक बोर्ड की बैठक में तय हुआ है कि पुरस्कार के साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि गीता प्रेस स्वीकार नहीं करेगा। गौरतलब है कि गांधी शांति पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा की कलाकृति के साथ 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। गीता प्रेस की बोर्ड में जो तय हुआ है उसके मुताबिक धनराशि को छोड़कर प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और हस्तकला हथकरघा की कलाकृति स्वीकार की जाएगी। बोर्ड का मानना है कि इससे भारत सरकार का सम्मान भी रह जाएगा और गीता प्रेस का भी सम्मान रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का आरोप है कि आदि पुरुष फिल्म में सनातन धर्म का अपमान किया गया। भगवान राम, हनुमान जी और सीता माता का गलत चित्रण और गलत डायलॉग दिखाकर उन्हें भी अपमानित किया गया। इसलिए आदि पुरुष को बैन करने की मांग उन्होंने उठाई है। साथ ही उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। क्या यूपी में फिल्म आदि पुरुष होगी बैन? सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष को लेकर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी गई है। आदि पुरुष फिल्म की स्टारकास्ट, डायलॉग राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने ये तहरीर दी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मांग रखी है कि अगर नेपाल में फिल्म आदि पुरुष को बैन किया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार भी फिल्म को बैन करे। अखिल भारत हिंदू महासभा का आरोप है कि आदि पुरुष फिल्म में सनातन धर्म का अपमान किया गया। भगवान राम, हनुमान जी और सीता माता का गलत चित्रण और गलत डायलॉग दिखाकर उन्हें भी अपमानित किया गया। आज के बच्चों के मन मस्तिष्क में हमारे भगवान के प्रति ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई है, इसीलिए आदि पुरुष को बैन करने की मांग उन्होंने उठाई है। साथ ही उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी गई है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल ने फिल्म आदि पुरुष को उत्तर प्रदेश में बैन करने के लिए पत्र लिखा है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार रोहित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिल्म आदि पुरुष को उत्तर प्रदेश में बैन करने के लिए पत्र लिख निवेदन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित और चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाई गई सोने की परत पर सवाल खड़े किए हैं। तीर्थ पुरोहित का आरोप है कि सोना पीतल में तब्दील हो गया। क्या है आरोप का सच? केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित और चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाई गई सोने की परतों पर सवाल खड़े किए हैं। तीर्थ पुरोहित का आरोप है कि सोना पीतल में तब्दील हो गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में भ्रमित करने वाली जानकारी फैलाई जा रही है। दरअसल चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। तीर्थ पुरोहित वीडियो जारी करके बता रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया सोना अब पीतल में बदल गया है। BKTC ने स्पष्ट किया है कि केदारनाथ गर्भगृह में 23,777.800 ग्राम सोना लगाया गया है, जिसका वर्तमान मूल्य 14.38 करोड़ है। स्वर्ण जड़ित कार्य के लिए प्रयुक्त कॉपर की प्लेटों का कुल वजन 1001.300 किलोग्राम है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि उक्त भ्रामक जानकारी फैलाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS TV।
मौसम विभाग के मुख्य साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश ने जानकारी दी कि अगले 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीटवेव का कहर जारी रहेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हीटवेव से जूझ रहे यूपी में कब होगी बारिश? भीषण गर्मी से कितनी हुई मौत? उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग बेहाल और परेशान हैं। हालांकि अगले 2 दिन में हीट स्ट्रोक से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई है। इसके साथ ही लोगों को हीटवेव से भी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार पर गर्मी की प्रचंड मार पड़ रही है। साथ ही हीटवेव जानलेवा बनकर सामने आई है। यूपी बिहार में भीषण गर्मी से मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अभी 24 घंटे में हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को अभी गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिन के बाद बिहार में मानसून दस्तक देगा, जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश की ओर मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद है। वैज्ञानिक ने कहा कि राजस्थान में चक्रवात बिपोरजॉय सक्रिय है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटे जिलों में बिपोरजॉय का इफेक्ट देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिपोरजॉय से राजस्थान के कई जिले प्रभावित है। इस बीच सीएम अशोक गहलोत खुद स्थिति पर नजर रख रहे हैं। सीएम ने झालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली के जिला अधिकारियों से बात की। क्या है स्थिति राजस्थान की? राजस्थान में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के 3 जिलों जालोर, सिरोही और बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात है। पाली जिले के निचले इलाके में जल भराव के कारण फंसे करीब आधा दर्जन लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। राजस्थान के आपदा और राहत सचिव पीसी किशन ने कहा, भारी बारिश के कारण झालोर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। अगले 15 से 20 घंटों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी है। हमारी कई टीम अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि पिंडवावा, आबू रोड और रेवड़ में कई बड़े बांधों में पानी बहुत ज्यादा भर गया है। जालोर, सिरोही, बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात है। एसडीआरएफ टीम ने यहां 59 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इन इलाकों की स्थिति पर अपडेट ले रहे हैं। बिपोरजॉय तूफान के कारण बनी परिस्थितियों को लेकर सीएम ने जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली के जिला अधिकारियों से बात। बताया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के जैसलमेर की कलेक्टर चीना डाबी की छोटी बहन आईएएस रिया डाबी विवाह बंधन में बंध चुकी है। राजस्थान कैडर की आईएएस रिया ने आईपीएस अफसर मनीष कुमार से शादी रचाई है। इस जोड़े ने बीते अप्रैल माह में गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर लिया था। राजस्थान के जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी की छोटी बहन आईएएस रिया डाबी विवाह बंधन में बंध चुकी है। राजस्थान कैडर की आईएएस रिया ने आईपीएस अफसर मनीष कुमार से शादी रचाई है। सूत्रों के मुताबिक इस जोड़े ने बीते अप्रैल माह में ही गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली थी। 2021 के संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम में रिया ने ऑल इंडिया में 15वीं रैंक हासिल की थी, जबकि बड़ी बहन टीना डाबी ने यूपीएससी परीक्षा में देश भर में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। दोनों आईएएस बहनों को राजस्थान कैडर मिला है। मौजूदा समय में टीना जहां जैसलमेर जिले की जिला अधिकारी है, जबकि रिया अलवर में एसीएम के रूप में तैनात है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिया और मनीष अपनी व्यस्तता और समय अभाव के चलते कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब आने वाले दिनों में दोनों के परिवार एक बड़ा मैरिज रिसेप्शन दे सकते हैं। इस समारोह में शादीशुदा जोड़े के परिजन, दोस्त, रिश्तेदार समेत ब्यूरोक्रेट्स शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली या फिर राजस्थान की किसी फेमस जगह पर आयोजित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक यूजर्स का अकाउंट बंद कर दिया था और यूजर्स को कोई ठोस वजह नहीं बताई। इसके बाद कोर्ट ने कंपनी को 41 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा। अदालत में यह मामला करीब 1 साल तक चला और फिर फेसबुक के खिलाफ मामला गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फेसबुक के कुछ नियम और फायदे हैं और उसमें अकाउंट ब्लॉक करना भी शामिल है, लेकिन एक यूजर्स का अकाउंट ब्लॉक करना फेसबुक को भारी पड़ गया। दरअसल एक मामला अमेरिका का है। वहां फेसबुक के एक व्यक्ति का अकाउंट ब्लॉक करना भारी पड़ा।
दरअसल फेसबुक ने एक वकील का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद फेसबुक की तरफ से संतोषजनक जवाब न मिलने पर अगस्त 2022 में मामला अदालत में पहुंच गया। कुछ साल तक चले इस मामले के बाद यूजर्स को अदालत में जीत मिली। यूजर्स अपनी वकालत के इस्तेमाल करते हुए फेसबुक को कोर्ट में ले गया। करीब 1 साल तक चली इस अदालती वॉर में यूजर्स को जीत मिली। इसके बाद अदालत ने फेसबुक के यूजर्स को $50,000 करीब 41 लाख रुपए का बतौर मुआवजा देने को कहा। रिपोर्ट में बताया है कि फेसबुक अकाउंट से जुड़ी अधिकतर कंप्लेंट करने के लिए फेसबुक प्रोफाइल के रास्ते ही जा सकते हैं, लेकिन अकाउंट लॉक होने के बाद यूजर्स के पास वो ऑप्शन भी नहीं बचता है। बताते चले कि फेसबुक की पेरेंटल कंपनी का नाम मेटा INC है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। किसी ने कहा कांग्रेस की कठपुतलियां तो किसी ने सरकार की गोद। एक दिन पहले पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति ने बबीता फोगाट को निशाने पर लिया था। अब बबीता फोगाट ने उन्हें जवाब दिया है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। पहलवानों का आंदोलन विवाद अभी भी थमा नहीं है। ताजा घटनाक्रम में 2 महिला पहलवानों के बीच ट्विटर पर युद्ध छिड़ गया है। पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के आरोपों पर बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट ने जवाब दिया है। बबीता फोगाट ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए। बात ऐसी ना कहो दोस्त की कह के फिर छिपानी पड़ जाए। उन्होंने आगे लिखा, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और न ही दूर दूर तक इसमें मेरा कोई लेना देना है। साक्षी मलिक ने अपने पति के साथ द ट्रूथ टाइटल नाम से एक वीडियो शेयर किया। साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। में बढ़ती हिंसा के बीच असम राइफल्स के जवानों पर मेती समुदाय के आरोपों से हड़कंप मच गया है। क्या है असम राइफल्स के जवानों पर आरोप? क्या मणिपुर में हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारण ड्रग्स कल्चर है? मणिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच असम राइफल्स के जवानों पर मेती समुदाय के आरोपों से हड़कंप मच गया है। मेती नेताओं का कहना है कि असम राइफल्स के जवान हिंसा के दौरान कुकी समुदाय का पक्ष ले रहे हैं क्योंकि वे कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों में अवैध अफीम की खेती में मदद करते हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि म्यांमार से कुकी चीनी जनजातियों के मणिपुर में अवैध प्रवेश पर असम राइफल्स के जवानों ने आंखें मूंद ली। कुकी समुदाय के साथ सांठगांठ के कारण असम राइफल्स के जवानों को दंगाइयों से मेते समुदाय के गांवों की रक्षा करने में कोई मदद नहीं मिली। विवाद शुरू होने की बात करें तो कुकी समुदाय लंबे समय से अफीम की खेती करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मणिपुर में एक बड़ा ड्रग कल्चर खड़ा हुआ है। लेकिन जब सरकार ने उसे नष्ट कर दिया तो समुदाय में आक्रोश पैदा हो गया और हिंसा शुरू हो गई। असम राइफल्स के अधिकारी इन आरोपों को झूठा बताते हैं। इनका कहना है कि मेते समुदाय ने हमें धमकी दी है कि हम आपके ट्रैक को यहां से प्रसारित नहीं होने देंगे। इससे हमारे द्वारा जवानों के लिए आयात की जाने वाली खाद्यान्न समेत अन्य चीजें सड़ चुकी है। यह हमारे लिए बहुत ही विकट स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भारत राष्ट्र समिति ने भी पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। यहां पार्टी ने नागपुर में अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। BRS प्रमुख KCR ने राजनीतिक दलों को घेरा है और स्थानिक लोगों की अपेक्षा करने का आरोप लगाया है। KCR ने क्यों पर बयानों पर अब NCP प्रमुख शरद पवार ने पलटवार किया है। शरद पवार ने KCR को बताया बीजेपी की बी टीम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिशों के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी को लेकर शरद पवार के बयान ने साफ कर दिया है कि यह संघ काशी नहीं पहुंचेगा। KCR की भारत राष्ट्र समिति ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवार ने परोक्ष रूप से राज्यसभा को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। पवार ने कहा कि कांग्रेस NCP
बीजेपी गठबंधन को 2019 के चुनाव में प्रकाश आंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी की मौजूदगी के कारण हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना होगा कि क्या बीआरएस भी ऐसा करके बीजेपी की दूसरी बी टीम साबित होती है। के चंद्रशेखर राव ने नागपुर में बीआरएस कार्यालय का उद्घाटन किया और घोषणा की कि बीआरएस अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र में अपने आधार का विस्तार करेगी। केसीआर 23 जून को पटना में नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य में भाजपा शिवसेना गठबंधन पर केसीआर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहा गया कि वो विपक्ष के वोट बैंक को काट देंगे। हालांकि केसीआर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए, जिसमें एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की सहयोगी वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए और राजनीतिक दलों की चुप्पी ने हैरानी पैदा कर दी है। प्रकाश अंबेडकर औरंगजेब की मजार पर तभी गए थे जब औरंगजेब के पोस्टर और महाराष्ट्र में स्थिति को लेकर अहमदनगर और कोल्हापुर में हिंसा हुई थी। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना औरंगजेब का जमकर विरोध कर रही है, लेकिन अंबेडकर पर दोनों पार्टियों के नेता खामोश है। बीजेपी के सूत्र निजी तौर पर मानते हैं कि अगर अंबेडकर की जगह कोई और नेता औरंगजेब के पास जाता तो हम हंगामा खड़ा कर देते, लेकिन अंबेडकर के खिलाफ बोलने में राजनीतिक नुकसान है। भाजपा अंबेडकर विरोधी स्टैंड लेकर मुस्लिम दलित धुरी बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि इससे उद्धव ठाकरे को फायदा होगा। औरंगजेब के मकबरे पर जाने के बाद प्रकाश अंबेडकर ने कहा, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि औरंगजेब का मकबरा एक ऐतिहासिक इमारत है। औरंगजेब ने 50 साल जिस इतिहास पर राज किया उसे कोई कैसे मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने राज्य में पाठ्य पुस्तकों से आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार और बीडी सावरकर पर आधारित चैप्टर्स को हटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। गडकरी को निशान बनाकर कांग्रेस ने क्या किया कटाक्ष। कर्नाटक सरकार के किताबों से हेडगेवार और वीर सावरकर पर आधारित चैप्टर्स हटाने का बीजेपी विरोध कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आलोचना करते हुए कांग्रेस सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा, हम मानते हैं कि भारत और कर्नाटक के छात्रों को केबी हेडगेवार और वीडी सावरकर की विचारधारा की बजाय भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में पढ़ना चाहिए। गौरव वल्लभ ने ये भी कहा, पीएम मोदी और अमित शाह तो नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो आरएसएस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाए जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 दिन पहले कहा था कि महात्मा गांधी के हत्यारे गॉड से भारत के सपूत थे। दरअसल नितिन गडकरी शनिवार को नागपुर में वीडी सावरकर पर आधारित एक किताब के विमोचन के मौके पर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूल सिलेबस से डॉक्टर हेडगेवार और वीर सावरकर से जुड़े चैप्टर्स को हटा दिया गया है। इससे ज्यादा पीड़ादायक और कुछ नहीं हो सकता।